हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आज हम लोग जैव प्रक्रम एनसीईआरटी का चैप्टर है, हमारा अध्याय हमारा 5 है। जैव प्रक्रम के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज इस क्लास 10th का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल और बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है यानी कि कोई भी प्रक्रिया, यानी कि सजीवों में होने वाले वो सारे घटनाओं के बारे में, वो सारा प्रक्रियाओं के बारे में जो होता है उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। एनसीईआरटी बोलता है हम जैव, सजीव और निर्जीव को कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। एनसीईआरटी हमारा पहला ही क्वेश्चन पूछ देता है कि सजीव हम किसे बोलेंगे और निर्जीव हम किसे बोलेंगे। सजीव और निर्जीव तो पहले के अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सजीव उसे कहते हैं जो चल फिर सकते हैं, परंतु आज के इस जमाने में 10th क्लास के हिसाब से अगर आप ये परिभाषा देते हैं तो जो परिभाषा है वो मान्य नहीं होगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो सजीव हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें कोशिका पाया जाता हो, जिसमें हम लोग अंग पाया जाता हो, जो अपने भोजन को ग्रहण करते हो, जिसमें पाचन होता हो, जिसमें श्वसन होता हो, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है, उन सभी सजीवों को हम लोग सजीव बोल सकते हैं। परंतु वैसा जीव जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ये सारी क्रियाएं नहीं होती है तो उसे हम लोग निर्जीव बोलेंगे। तो जैसे कि पहले कि आप सभी लोग अध्याय में ये भी जानते होंगे कि जिसे चल सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि कोई भी जीव अगर चल सकता है तो उसे हम लोग सजीव बोलते हैं। परंतु अगर हम फैन की अगर बात करते हैं, जैसे ही अगर फैन को आप सभी लोग ऑन करते हैं, स्विच से ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ वो स्टार्ट हो जाता है, तो क्या हम सभी लोग बोल सकते हैं कि जो फैन है वो सजीव है? नहीं, वो सजीव नहीं है, क्योंकि वो एक निर्जीव पदार्थ है। इसी तरह से सजीव और निर्जीव उसे बोलेंगे, सजीव उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कोशिका पाया जाएगा, जिसमें हम लोग जो पोषण करेगा, जो श्वसन करेगा, जो उत्सर्जन करेगा और जो परिवहन करेगा, उन सभी को ही हम लोग सजीव बोलेंगे। और जो इस सभी काम को नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग निर्जीव बोलेंगे। तो यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, या गाय को जुगाली करते हुए, अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। किस तरह से समझ जाते हैं? कुत्ते को आप सभी ने दौड़ते हुए देखा होगा, गाय को जुगाली करते हुए देखा होगा, और इंसान को जोर से चीखते हुए देखा होगा, तो हम समझ जाते हैं कि जो ये है ये सभी सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि ये सजीव है? तो उन्हें सांस लेते हुए तो हम ऐसे जान सकते हैं कि क्या वो सांस ले रहे हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव। अगर वो सांस लेते हैं तो हम जान लेते हैं कि वो सजीव है। पौधों के बारे में हम किससे जानेंगे कि वो सजीव है? हमें से कुछ कहेंगे कि वे हरे होते हैं। बहुत सारे बच्चे पौधों के हम कैसे कहेंगे कि वो सजीव है? तो इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं, तब उसे हम सजीव बोलेंगे। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है? और तो उन पौधों के बारे में भी क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरे नहीं होती है और कुछ अन्य रंग की होती है? तो वे समय के साथ तो हम उसे इस आधार पर कह सकते हैं कि वो सजीव है, क्योंकि वो वृद्धि करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं, परिलक्षित नहीं होती करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है। लेकिन वह पौधों भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, लेकिन वो पौधे भी सजीव है जो वृद्धि नहीं करते हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, कुछ जो जंतु होते हैं वो सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ जंतु जो होते हैं सांस लेते हैं, परंतु वो स्पष्ट नहीं कर पाते, हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे क्या वो गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। वे भी सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिलक्षित लक्षण को पर्याप्त नहीं है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियों आंखों से दिखाई
नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न की किसी व्यावसायिक जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती, यानी कि जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, उसमें आणविक गति नहीं होती। जब तक वे किसी कोशिका को आणविक गति जब तक नहीं होगा जब तक कि वो किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर देते। अगर वो किसी भी कोशिका को संक्रमित करेंगे तभी उसमें आणविक गति होगी। अतः इसी कारण से यह भी विवाद बना हुआ है कि वास्तव में जो विषाणु है वह सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव तब होगा जब वो कोशिकाओं में प्रवेश कर संक्रमित कर देते हैं, तो ही उसे हम लोग सजीव मानते हैं। अगर वो सजीव को कोशिका को कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग निर्जीव मानते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वह विवाद है सजीव और निर्जीवों के बीच। जीवन के लिए आणविक गतियों क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए जो आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक होते हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की जो संरचना होती है सुसंगठित होती है। उनमें क्या पाए जाते हैं? जो सजीव होते हैं उसमें ऊतक पाए जाते हैं, और ऊतक जो होती है बहुत सारे, ऊतक में क्या चीज, बहुत सारे कोशिकाएं होती है। ऊतक में कोशिकाएं होती है, कोशिका में क्या होते हैं? छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह सुसंगठित एवं व्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि हम यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक नहीं जीवित रह पाएगा। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा जो टूटता है तथा अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं के लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। जैसे कि जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम क्या है? इस चार चीज़ों के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। जीवों के अनुरक्षण हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं। सजीव उसे बोलेंगे जिसमें कोशिका पाया जाएगा, जिसमें गति होती है, जो श्वसन करता हो, जो पोषण करता हो, और जिसमें परिवहन होता हो, और जिसमें उत्सर्जन होता हो, उसे हम लोग सजीव बोलेंगे। और जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और जिसमें सांस वो नहीं लेते हैं उसे हम लोग निर्जीव बोलेंगे। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय की भी चलता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हों। अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हों। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलना रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी हमारे कोशिका अगर यहाँ से छिल जाती है तो उसे जो टूट जाती है उसके फूटने के लिए, उसके प्रक्रम के अनुरक्षण के, यानी कि इसके मेंटेनेंस के लिए हम लोग अनुरक्षण का प्रभाव पड़ता है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, और ये ऊर्जा हम लोग को आवश्यकता होता है। और ये जो एकल ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है? तो शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से शरीर के जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इसलिए जो NCERT बोलता है हमें उसके लिए ऊर्जा के लिए हमें इस ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण, अगर यहाँ पर इसको शरीर, ये हमारा कोई जीव है, इसको अगर चाहिए तो इसको बाहर से लेने के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, और उसी प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। और जो हम इस ऊर्जा को लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। जो जीवन है पृथ्वी पर वो किस चीज़ पर निर्भर है? कार्बन आधारित अणुओं पर ही निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। जितने भी खाने लायक पदार्थ होते हैं वो सभी जो होते हैं कार्बन से आधारित होते हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रदान को प्रयुक्त करते हैं।
चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, जो पर्यावरण है किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण का आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर के जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं या तो विघटन करेंगे या फिर निर्माण का आवश्यकता होती है। अगर विघटन होगा तो उसे हम लोग अपचयन कहेंगे, और अगर उसमें जो निर्माण होगा उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। जिससे अंतः ऊर्जा की एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं में निर्माण उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जिसे अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ समान रासायनिक युक्तियां हैं। इसलिए जो उपचयन कहते हैं, इसमें किसी भी चीज का निर्माण होता है, यानी कि A+B मिलके, यानी कि A+B मिलके AB का निर्माण करेगा, इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जो AB है, A टूट के A+B में बढ़ जाएगा, इसे हम लोग अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जो शरीर हम लोग जो होते हैं वह शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। जो हमारे बाहरी से ऑक्सीजन को लेते हैं उसकी कोशिकाओं तक ले जाते हैं, और कोशिकाओं में अपचयन अभिक्रियाएं होती है, और इसे हम लोग श्वसन कहा जाता है। एक कोशिकीय जो पूरी तरह सतह के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। जो एक कोशिकीय जीव होती है, जैसे कि अमीबा की अगर बात करते हैं, वो पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ को निष्कासन के लिए किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि एक कोशिकीय जो अमीबा होते हैं, उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए ना ही उसमें मुख पाया जाता है, और गैसों का आदान प्रदान कर लिए और वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए कोई भी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर के आकार का बढ़ता है तथा शारीरिक विकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विचरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न प्रकार, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिसका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा पैरामीशियम। जबकि बहुकोशिकीय जीव का जो एग्जाम्पल है मनुष्य हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, और बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत उत्कों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्कों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की भी आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जित कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना में के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक करके विचार करेंगे। ये जो हमारा NCERT में प्रश्न दिया हुआ है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? किसी जीव द्वारा किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? ये सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों को मेरे इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित राज। आज से हम लोग क्लास 10th का इस चैप्टर को विज्ञान में हम लोग शुरुआत किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।